राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि। वेलकम बैक टू एजुकेशनल लर्निंग। आज हम इंडियन पॉलिटी चैप्टर 3 के टॉपिक 5 कीवर्ड्स एंड नेचर ऑफ द स्टेट को पढ़ेंगे। ये टॉपिक यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर के बाद आप सिर्फ कीवर्ड्स याद ही नहीं रखेंगे बल्कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस भी समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू नेचर ऑफ द स्टेट। तो सबसे पहले सवाल आता है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी क्या है? इसका जवाब हमें कहाँ मिलता है? प्रियम्बल में, जो कि रिफ्लेक्ट करता है हमारी फिलॉसफी और आइडेंटिटी को। इसमें हमें ये प्रियम्बल हमें 5 कीवर्ड्स के थ्रू समझाता है। क्या क्या कीवर्ड्स हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसे याद रखने के लिए SSDR। अब ये क्या डिस्क्राइब करता है? नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट को डिस्क्राइब करता है और किसको गाइड करता है, कैसे गाइड करता है हमें इंडिया को गवर्नेंस और लॉ मेकिंग में गाइड करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और पब्लिक पॉलिसी में गाइड करता है। अब इस पूरे इंट्रोडक्शन को हमें कैसे करेंगे? मेन कीवर्ड्स को ले लेते हैं और पूरा पैराग्राफ हम इससे बना लेंगे। सबसे पहले प्रियम्बल क्या करता है? फिलोसफिक और आइडेंटिटी है कि कैसे SSDR के थ्रू, और नेचर ऑफ द स्टेट को डिस्क्राइब करता है गवर्नेंस, लॉ मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और पब्लिक पॉलिसी से। तो याद हो गया ना? अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियली इंडिया को किस रूप में डिक्लेयर करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन प्रियम्बल जो है वो क्लियरली डिक्लेयर करता है इंडिया एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्रीज है। ये सिर्फ कीवर्ड से नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन वैल्यूज को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है, इसलिए पार्लियामेंट भी इनकी बेसिक आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो अब इसे याद रखने के लिए हमने एक मेमोरी फ्लो बनाया है। इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को अगर एक पैराग्राफ में हमें लिखना है या उसके मेन कीवर्ड्स हम उठा लेंगे। जैसे प्रियम्बल ये डिक्लेयर करता है इंडिया जो है वो SSDR 5 आइडियल्स पे चलता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक में, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसे ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर कोई अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करे पार्लियामेंट, तब भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो अब हम डिटेल में इसके एक एक कीवर्ड्स को समझेंगे। सबसे पहला कीवर्ड है सॉवरेन। इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, जिसका मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसका सिंपल मीनिंग है इंडिया अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में किसी भी फॉरेन कंट्री के कंट्रोल नहीं है। कि कोई भी फॉरेन कंट्री, कोई भी पॉलिटिकल अथॉरिटी, इसका कोई भी कंट्रोल नहीं है इंडिया के ऊपर। चाहे वो लॉ बनाना हो, चाहे पॉलिसी डिसाइड करनी हो, या किसी इंटरनेशनल ट्रीटी पे साइन करना हो, फाइनल डिसीजन भारत खुद लेता है। इसकी इम्पोर्टेंस यह है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, फ्रीडम फॉर लॉ मेकिंग के लिए भी खुद फ्री है इंडिया, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए भी। अब इसे एक रियल एग्जांपल से समझेंगे। अगर इंडिया किसी दूसरी कंट्री के प्रेशर में आकर अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल दे तो सॉवरेन नहीं माना जाएगा, लेकिन इंडिया अपने डिसीजन हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से लेता है। और याद रखिए, सॉवरेनिटी का अल्टीमेट सोर्स पीपल ऑफ इंडिया है। सॉवरेनिटी का अल्टीमेट सोर्स पीपल ऑफ इंडिया है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। अब इसका मेमोरी फ्लो में इसे याद रखने के लिए क्या करेंगे? सॉवरेन एक इंडिपेंडेंट इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, और पीपल इसमें सुप्रीम है, और सबको फॉरेन पॉलिसी, लॉ मेकिंग और नेशनल सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हम समझेंगे नेक्स्ट कीवर्ड सोशलिस्ट के बारे में। अब आते हैं सोशलिस्ट पर। इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट है। इसका मतलब है, ये एक ओरिजिनल फैक्ट याद रखिए, एग्जाम फैक्ट इंपॉर्टेंट, कि ये वर्ड ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था। इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया। लेकिन ध्यान रहे, कम्युनिस्ट सोशल इंडिया जो है वो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट फॉलो नहीं करता, इंडिया फॉलो करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को। इसका मतलब है कि प्राइवेट बिजनेस भी रहेंगे और साथ ही गवर्नमेंट गरीब और वीकर सेक्शन के वेलफेयर के लिए काम भी करेगी। इसके फीचर्स हैं सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, वेलफेयर फॉर वीकर सेक्शन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको दी जाएंगी। इसी वजह से रिजर्वेशन पॉलिसी, फ्री एजुकेशन, हेल्थ स्कीम्स और वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और ये आइडिया मेनली कहाँ से लिया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से सपोर्ट होता है। इसमें वेलफेयर स्कीम्स, रिजर्वेशन पॉलिसी, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस आते हैं। अब इसे मेमोरेटिक जस्टिस, इक्वालिटी, वेलफेयर याद रखिए। सोशलिज्म का मतलब सबको एक जैसा अमीर बनाना नहीं है, बल्कि इनइक्वालिटी को कम करना और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। ये लाइन आप मेंस आंसर में लिखेंगे तो आंसर की क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। अब इसका मेमोरी फ्लो देखते हैं, इसे एक चुटकी में याद रखने के लिए।
सोशलिस्ट जो है वो 42nd अमेंडमेंट है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करता है, रिड्यूस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है और वेलफेयर सबका भला चाहता है एक तरह से, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। अब तक हमने सॉवरेन और सोशलिस्ट को डिटेल में समझ लिया। अब बात करते हैं तीसरे कीवर्ड सेकुलर की, जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट याद रखिए, सेकुलर शब्द कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल प्रीएम्बल का हिस्सा नहीं था। इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। अब इसकी मीनिंग को समझेंगे। एक्चुअल मीनिंग क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सेकुलर का मतलब है कि भारत का कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है और स्टेट सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान करता है। यानी गवर्नमेंट ना किसी एक रिलीजन को अपना रिलीजन मानती है, ना किसी रिलीजन के साथ भेदभाव करती है। अब हम आते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्यों है ये सेकुलरिज्म। इस प्रिंसिपल की वजह से हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलती है। हर व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका पालन कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। साथ ही किसी भी व्यक्ति के साथ रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। इसी वजह से देश में रिलीजियस हार्मनी और यूनिटी की डाइवर्सिटी बनी रहती है। अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशंस पे। अब इस कंसेप्ट को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई हिंदू मंदिर जाता है, कोई मुस्लिम मस्जिद, कोई सिख गुरुद्वारा और कोई क्रिश्चियन चर्च, तो कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल फ्रीडम देता है। इसी तरह गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को स्पेशल प्रेफरेंस नहीं देती। यही इंडियन सेकुलरिज्म का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट। अब एग्जाम के लिए आर्टिकल्स भी याद रखिए, जैसे आर्टिकल 25 से 28 हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड करता है, जबकि आर्टिकल्स 14 से 16 इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन को एश्योर करता है। अब यूपीपीसीएस मेंस में अगर आप ये आर्टिकल्स मेंशन करते हैं तो आंसर और भी स्ट्रांग बन जाता है। अब इसका मेमोरी फॉर्मूला देखते हैं। पूरा एक शॉर्टकट और याद रखिए, नो स्टेट रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। ये फॉर्मूला प्रीलिम्स के लिए बहुत यूजफुल है। ये आइडिया अगर एग्जाम में सिर्फ एक लाइन भी सेकुलरिज्म डिफाइन करना हो तो लिखिए, इंडिया हैज नो स्टेट रिलीजन एंड गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। ये लाइन आपके मेंस आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन करेगी। अब इसका पूरा फ्लो याद रखने के लिए, पूरा सेकुलर क्या होता है? सेकुलर, नो स्टेट रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजियस हार्मनी। बस ये फ्लो याद रखिए, पूरा सेकुलर याद हो जाएगा। अब तक हमने समझा कि भारत एक सेकुलर स्टेट है जहाँ सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आखिर गवर्नमेंट को पावर मिलती कहाँ से है? इसका जवाब है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भारत की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि यहाँ देश का असली मालिक कोई राजा या शासक नहीं, बल्कि देश की जनता होती है। अब हम समझेंगे डेमोक्रेटिक का मीनिंग। इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, इसका मीनिंग सबसे पहले समझते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब है गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाती है, यानी भारत के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देकर गवर्नमेंट बनाते हैं। इसी वजह से डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल भी कहा जाता है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट पिलर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी हर एलिजिबल सिटीजन को वोट देने का अधिकार है। साथ ही डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी और रूल ऑफ लॉ पर भी बेस है। अब देखते हैं हम इसकी इम्पोर्टेंस। डेमोक्रेसी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी की वजह से देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। सिटीजन्स के पास अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में से अपनी पसंद की गवर्नमेंट चुनने का अधिकार होता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करती है और गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार रखकर काम करना पड़ता है। इसीलिए डेमोक्रेसी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को प्रमोट करती है जो लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। हर इलेक्शन में सिटीजन वोट देते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में भेजते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं और देश चलाते हैं। और गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करती तो अगले इलेक्शन में लोग उसे बदल भी सकते हैं। इसी को हम पीपल पार्टिसिपेशन कहते हैं और ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट याद रखिए। प्रीएम्बल की शुरुआत ही वी द पीपल ऑफ इंडिया से हुई होती है। ये बताता है क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की असली शक्ति जनता है। आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देता है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ को एश्योर करता है और आर्टिकल 19 सिटीजन्स को डेमोक्रेटिक फ्रीडम जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है। ये आर्टिकल्स मिलकर डेमोक्रेसी को मजबूत बनाते हैं। इसे याद रखने का मेमोरी फॉर्मूला ये है,
पीपल, इलेक्शन, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन। और पावर जो है वो किसके पास है? पीपल के पास। अगर की आइडिया मीन्स लाइन के लिए, मीन्स में एक लाइन में डेमोक्रेसी को एसेंस लिखना है तो लिखिए, इन डेमोक्रेसी अल्टीमेट पॉलिटिकल पावर रेस्ट विद द पीपल हु गवर्न थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अंडर द रूल ऑफ लॉ। ये लाइन आपको आंसर को और मिच्योर बनाएगी। मतलब डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा पावर जो है वो पीपल के पास होती है, जो कि इलेक्टेड कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, किसके अंडर? रूल ऑफ द लॉ के अंदर। ये लाइन याद रखिएगा। अब हम इसमें मेमोरी फ्लो को देखते हैं। डेमोक्रेटिक क्या है? किसके पास है पावर? पीपल के पास। फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, फिर पॉलिटिकल इक्वालिटी आ जाती है उससे, फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती है, और फिर पीपल पार्टिसिपेशन। बस इस सीक्वेंस को याद रखिए, पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। अब हम एक एग्जाम पॉइंट लेते हैं इसके लिए। डेमोक्रेटिक का मतलब है गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल प्लस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पॉलिटिकल इक्वालिटी, और आर्टिकल्स हैं इसके 14, 19, 326। अब हमें समझ आ गया भारत में गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लेकिन एक और सवाल बचता है, क्या देश के का हेड ऑफ स्टेट भी किसी रॉयल फैमिली से आता है या उसका भी इलेक्शन होता है? इसी सवाल का जवाब हम अगले और आखिरी कीवर्ड रिपब्लिक में मिलता है। अब आते हैं रिपब्लिक पे। इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट। अब इसका मीनिंग क्या है? रिपब्लिक का सिंपल मतलब है कि देश का हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है, हेरिडिटी नहीं। हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड होता है, हेरिडिटी नहीं। इंडिया में हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं और उनका इलेक्शन इनडायरेक्टली इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। इसीलिए भारत में राजसी या मोनार्की हेरिडिटी का कोई स्थान नहीं है। अब इससे आगे देखते हैं इसके फीचर्स क्या है। रिपब्लिक होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हर एलिजिबल सिटीजन के पास पब्लिक ऑफिस तक पहुंचने का इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। ये पॉलिटिकल इक्वालिटी को प्रमोट करता है और प्रेसिडेंट को फिक्स टेन्योर भी एश्योर करता है। अब रिपब्लिक इन प्रैक्टिस। रिपब्लिक जो है वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, इसका क्या मतलब है? प्रैक्टिकल लाइफ में इसका मतलब ये है कि भारत का प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुना जाता है। भारत का जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चुना जाता है, ना कि किसी परिवार या जन्म लेने के अधिकार से। यानी भारत में पॉलिटिकल पावर इलेक्शन से मिलती है, हेरिडिटी से नहीं। अब आते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल सबूत। अब एग्जाम के लिए आर्टिकल्स याद रखिए कुछ। सबसे पहले है प्रियम्बल में क्या है? इंडिया इज अ रिपब्लिक। फिर है हमारा आर्टिकल 52, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो बताता है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 54, 56 टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब ऑफिस का जो टर्म है वो कैसा है, 5 years। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशंस के बारे में बताता है प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। अब हम इसका मेमोरी फॉर्मूला देखेंगे। याद रखिए, इलेक्टेड हेड जो है वो नो हेरिडिटी रूल, इक्वालिटी, फिक्स टेन्योर, और इलेक्टेड हेड नो हेरिडिटी रूल, इक्वालिटी, फिक्स टेन्योर। पब्लिक ऑफिस इज ओपन टू ऑल। बस ये फॉर्मूला रिपब्लिक का पूरा कंसेप्ट याद करा देगा। ये फॉर्मूला याद रखिए बस, इलेक्टेड हेड नो हेरिडिटी रूल, इक्वालिटी, फिक्स टेन्योर, और पब्लिक ऑफिस ओपन टू ऑल। ये फॉर्मूला याद रखिए, पूरा कंसेप्ट याद करा देगा ये। अब इसके आगे आते हैं, इसका की आइडिया क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, रिपब्लिक का मतलब है कि पब्लिक ऑफिस में जन्म से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इलेक्शन और एलिजिबिलिटी के बेसिस पर मिलता है। अब एक बार सब रिवाइज कर लेते हैं, एक बार फ्लो रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहले है रिपब्लिक में क्या करा, इलेक्टेड हेड होता है स्टेट का, नो हेरिडिटी मोनार्की, पॉलिटिकल इक्वालिटी रहे, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और फिक्स टेन्योर माना जाता है। अब इस एग्जाम पॉइंट में, अब इसके आपको मैं एक एग्जाम पॉइंट देती हूँ। रिपब्लिक इज इक्वल टू इलेक्टेड प्रेसिडेंट प्लस नो हेरिडिटी मोनार्की प्लस आर्टिकल 52, 54, 56, 58 एंड 61। ध्यान रखिए, एग्जाम पॉइंट में आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। अब हम प्रियम्बल के 5 कीवर्ड समझ चुके हैं। अगली स्लाइड में देखेंगे कि ये 5 आइडियल्स मिलकर इंडियन स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं और गवर्नेंस किस तरह डायरेक्शन देती है। अब आते हैं नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट पे। अब तक हम प्रियम्बल के 5 कीवर्ड सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक को अलग अलग समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर इंडियन स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं, मतलब एक तरह से सबसे पहला वर्ड है सॉवरेन। हमें बताता है कि भारत एक इंडिपेंडेंट नेशन है। सॉवरेन हमें बताता है कि भारत एक इंडिपेंडेंट नेशन है और अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में खुद डिसीजन लेता है। फिर है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट हमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की
दिशा देता है। सोशलिस्ट हमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की दिशा देता है, जहाँ स्टेट को का लक्ष्य इनइक्वालिटी को कम करना और सबके वेलफेयर के लिए काम करना है। फिर है सेकुलर, एश्योर करता है कि भारत का कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा और सभी धर्मों को समान सम्मान मिलेगा। फिर है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक बताता है कि देश की असली शक्ति लोगों के पास है और गवर्नमेंट उनके द्वारा चुनी जाती है। फिर है रिपब्लिक, रिपब्लिक ये सुनिश्चित करता है कि देश का हेड ऑफ द स्टेट इलेक्शन के माध्यम से आता है, ना कि वंश परंपरा से। इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कमिटेड टू जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड रूल ऑफ लॉ। अब इसके कोर वैल्यूज, ये 5 आइडियल्स मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े वैल्यूज को भी मजबूत बनाते हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन्हीं वैल्यू के आधार पर भारत में रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट को बढ़ावा दिया जाता है। की आइडिया एक लाइन में याद रखिए, इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कमिटेड टू जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड द रूल ऑफ लॉ। ये लाइन यूपीपीसीएस मीन्स में इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन दोनों जगह लिखी जा सकती है। एग्जाम पॉइंट, एग्जाम में इसे याद करने के लिए पॉइंट देती हूँ। SSSDR कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी से फिर क्या बनता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड रूल ऑफ लॉ। अब तक हमने पहले के 5 कीवर्ड्स के मीनिंग समझा, लेकिन सिर्फ मीनिंग जान लेना ही काफी नहीं है। अब समझते हैं कि ये कीवर्ड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस में इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्शन देने वाले गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहला है डिफाइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी। सबसे पहले 5 कीवर्ड भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। जब हम कहते हैं कि इंडिया एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तब हम दुनिया को बताते हैं कि हमारे देश की बुनियादी पहचान और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है। दूसरा आता है गाइड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। ये कीवर्ड सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी को भी गाइडेंस देते हैं। जब किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को समझने या इंटरप्ट करने में डाउट होता है, तो कोर्ट्स प्रियम्बल के आइडियल्स को ध्यान में रखकर फैसला देते हैं। इसीलिए प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का गाइडिंग फिलॉसफी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है शेप गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के हिसाब से बनाई जाती है, चाहे वेलफेयर स्कीम हो, सोशल जस्टिस के प्रोग्राम हो या इंक्लूसिव डेवलपमेंट। उनका ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को ग्राउंड लेवल पर लागू करना होता है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी एंड सिटीजन राइट्स। ये कीवर्ड्स हमारे डेमोक्रेसी और सिटीजन्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये एश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर काम करे और हर सिटीजन के अधिकारों का सम्मान हो। नेक्स्ट आता है प्रमोट इंक्लूसिव गवर्नेंस। आखिर में ये आइडियल्स इंक्लूसिव गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं, यानी गवर्नमेंट बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग के लिए काम करे और सबको डेवलपमेंट के बराबर अवसर मिले। ये आइडिया अब एक लाइन में याद रखिए, प्रियम्बल इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट डिफाइन इंडियाज आइडेंटिटी एंड प्रोवाइड डायरेक्शन टू द गवर्नेंस, लॉ मेकिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। ये लाइन यूपीपीसीएस मेंस के इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में बहुत इफेक्टिव रहेगी। अब हम एग्जाम पॉइंट के हिसाब से अगर इसका सीक्वेंस ये बताती हूँ, जो ये याद रखिए, फिर इससे पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस याद हो जाएगा। जैसे प्रियम्बल के कीवर्ड्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, इंटरप्रिटेशन, पॉलिसीज, राइट्स, इंक्लूसिव गवर्नेंस। क्या है, प्रियम्बल गाइडेंस की आइडेंटिटी, इंटरप्रिटेशन, पॉलिसीज, राइट्स, इंक्लूसिव गवर्नेंस। बस ये सीक्वेंस याद रखिए, पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस याद हो जाएगा। अब तक हमने प्रियम्बल के कीवर्ड्स और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस को समझ लिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या इन आइडियल को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है या सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें प्रोटेक्ट किया है? इसका जवाब हमें कुछ लैंडमार्क जजमेंट में मिलेगा। सबसे पहला लैंडमार्क जजमेंट है केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही। पहली, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, और दूसरी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को एस्टेब्लिश किया गया। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। ये जजमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का माइलस्टोन माना जाता है। इसके बाद आता है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण 1975। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन और डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है मारवा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 की। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही कॉन्स्टिट्यूशन की असली फिलॉसफी है। साथ ही कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को और मजबूत किया।
नेक्स्ट आता है SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेकुलरिज्म भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, यानी कोई भी गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं कर सकती। स्टेट को हमेशा सभी धर्मों के प्रति न्यूट्रल और इम्पार्शियल रहना होगा। अब इसे एक बात हमेशा याद रखिए, इन्हीं जजमेंट ने प्रीएम्बल के आइडियल्स को सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी दी है। इसी वजह से इनका मीन्स में बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से इन्हें याद रखिए। केशवानंदा भारती में प्रीएम्बल प्लस बेसिक स्ट्रक्चर, इंदिरा गांधी बेसिक स्ट्रक्चर, हैवस मालवा मिल्स में फंडामेंटल राइट्स और DPSP में बैलेंस, और SR बोम्मई में सेकुलरिज्म इज इक्वल टू बेसिक स्ट्रक्चर। अब तक हमने प्रीएम्बल के कीवर्ड्स का मीनिंग, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट को समझ लिया। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आज की गवर्नेंस और करंट अफेयर्स में किस तरह नजर आती हैं। यही अप्रोच UPPCS मेंस में आंसर को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो सबसे पहले है करंट अफेयर्स का लिंक। सबसे पहले है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रहे बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए, यानी प्रीएम्बल के जस्टिस और इक्वालिटी के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता है। अब देखते हैं सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर स्कीम। गवर्नमेंट की वेलफेयर पॉलिसीज जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और वीकर सेक्शन के लिए चलाई जा रही हैं स्कीम्स कॉन्स्टिट्यूशन के सोशलिस्ट प्रिंसिपल को प्रैक्टिकल रूप देती हैं। इनका उद्देश्य समाज में असमानता को कम करना और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। नेक्स्ट आता है रिलीजियस हार्मनी। भारत एक सेकुलर देश है, इसलिए गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करे और देश में शांति और सद्भाव बना रहे। ये प्रीएम्बल के सेकुलर प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अब बात करते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। इलेक्शन प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर बनाना ही डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है, इसलिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी प्रीएम्बल के डेमोक्रेटिक आइडियल से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड गुड गवर्नेंस। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है कि गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज के अनुसार काम करें। गुड गवर्नेंस का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ के साथ जनहित में शासन चलाना। अब एक लाइन में याद रखिए, प्रीएम्बल के आइडियल्स सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के शब्द नहीं बल्कि आज भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज और गवर्नेंस का फाउंडेशन है। ये लाइन मेंस की कंक्लूजन में बहुत अच्छी लगी। एग्जाम पॉइंट्स के हिसाब से याद रखिए, प्रीएम्बल वैल्यूज क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, वेलफेयर स्कीम्स, रिलीजियस हार्मनी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, गुड गवर्नेंस, ट्रांजिशन। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल कीवर्ड्स की जो आपके UPPCS मेंस आंसर को और स्कोरिंग बना सकते हैं। मेंस वैल्यू एडिशंस। सबसे पहला वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यानी हर डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज के अनुसार होना चाहिए। फिर है रूल ऑफ लॉ, का मतलब है कि देश में सबसे ऊपर कानून होता है, कोई व्यक्ति नहीं। फिर है इंक्लूसिव ग्रोथ और वेलफेयर स्टेट, बताते हैं कि डेवलपमेंट और सरकारी योजना का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। सोशल जस्टिस का उद्देश्य हर व्यक्ति को न्याय और समान अवसर देना है, और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी हमें याद दिलाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोच्च है। फिर आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंटर और स्टेट के बीच सहयोग की बात करता है। फिर आता है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने फैसलों के लिए जनता के प्रति जवाब दे रहे। और प्लूरलिज्म, भारत की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की पहचान है। अगर आप इन कीवर्ड्स का सही जगह यूज करते हैं तो आपके मेंस आंसर और भी मैच्योर और इम्पैक्टफुल बन जाते हैं। अब आता है कंक्लूजन पे। तो दोस्तों, इस चैप्टर से एक बात हमेशा याद रखिए, प्रीएम्बल ही भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी बताता है, यानी हमें बताता है कि हमारा देश किस प्रकार का राज्य है और किन मूल्यों पर चलना चाहता है। इसी प्रीएम्बल से गवर्नमेंट को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के लक्ष्य मिलते हैं, यानी आइडियल्स, गुड गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और वेलफेयर स्टेट की बुनियाद भी है। यही आइडियल्स, गुड गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और वेलफेयर स्टेट की बुनियाद भी है। इसलिए प्रीएम्बल को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन मत समझिए, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है जो हर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को डायरेक्शन देती है।
अब हम एक छोटा सा कृष्णा टच देखते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने हमेशा धर्म का सही मार्ग दिखाया, वैसे ही प्रियम्बल भारत को जस्टिस, इक्वालिटी और गुड गवर्नेंस का मार्ग दिखाता है। एक लाइन याद रखिए, प्रियम्बल इज नॉट जस्ट द इंट्रोडक्शन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की आइडिया, ये गाइडेंस फॉर गवर्नेंस, फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी, डायरेक्शन फॉर नेशन बिल्डिंग। अब आते हैं एक बार इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्विक प्रीलिम्स के कुछ क्विक फैक्ट्स पे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट है, प्रियम्बल को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स लागू हुआ। दूसरा, प्रियम्बल का सोर्स जवाहरलाल नेहरू की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, ओरिजिनल वर्ड्स 245 वर्ड्स हैं इंग्लिश के, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। अब याद रखिए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए प्रियम्बल में। इसका पर्पस है इंडिया स्टेट के आइडियल्स और गोल्स को बताना, और ये कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट करने में भी एक गाइड का काम करता है। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा जाता है। सब कीवर्ड्स जो हमें याद रखने हैं इसमें क्या क्या है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड इंटीग्रिटी। बस अब एक लाइन याद रखिए, प्रियम्बल इज इक्वल टू फिलॉसफी प्लस ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज इक्वल टू फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस इतना याद रहे तो प्रीलिम्स में इस टॉपिक के अधिकतर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्विज टाइम की, कैसे एमसीक्यूज आते हैं प्रीलिम्स में उसकी। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द प्रियम्बल कीवर्ड विद इट्स मीनिंग। Which one of the following correctly matches the preamble keywords with its meaning? पहला है, रिपब्लिक रूल बाय हेरिडिटी मोनार्क, सेकुलर स्टेट हैज एन ऑफिशियल रिलीजन, सॉवरेन इंडिया इज फ्री टू मेक इट्स ऑन इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज, सोशलिस्ट एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। The answer is sovereign. Sovereign India is a free to make its own internal or external policies. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which one of the following word are not added to the preamble by 42nd Constitutional Amendment Act 1976? First is socialist, secular, integrity, democratic. इसका आंसर बताइए। तो आंसर इज डेमोक्रेटिक। 3 वर्ड्स तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ऐड हुए थे। डेमोक्रेटिक ओरिजिनली ही हमारा प्रीएम्बल में था। अब बात करते हैं यूपीपीसीएस मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, द कीवर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी ऑफ इंडिया। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय सबसे पहले इंट्रोडक्शन में प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखिए। उसके बाद बॉडी में एक एक करके सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के मीनिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन कीजिए। जहाँ पॉसिबल हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का भी रेफरेंस दीजिए। और अंत में कंक्लूजन में लिखिए कि ये 5 कीवर्ड्स ही भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं और इसी वजह से प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा जाता है। कीवर्ड्स क्या क्या है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अब वीडियो को पॉज कीजिए और इस आंसर को 250 वर्ड्स में खुद लिखने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस ही मीन्स में अच्छे मार्क्स लाने की सबसे बड़ी की है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट लेक्चर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, थैंक यू, जय श्री कृष्णा।